अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शकील अंसारी है। अब हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ये एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकल कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अबंडेंटली पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं इट इज़ द पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं। इसको हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा या फिर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, या हम कहते हैं इट इज़ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन, जब हम बड़ा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो वो बड़ा कार्बोहाइड्रेट मिक्सचर होता है छोटे कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी कि छोटे कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर क्या करते हैं? मिलकर बनाते हैं बड़ा कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स एल्डिहाइड के भी हो सकते हैं और कुछ कीटोन्स के भी हो सकते हैं। इस वजह से हम इसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का भी नाम देते हैं। और याद रखना है, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल, कि बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बाय यूजिंग वाटर। वाटर की मदद से जब हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं सब यूनिट्स। किसके सब यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के या दोनों के। अगर उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के सब यूनिट्स मौजूद हैं तो सिर्फ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के सब यूनिट्स निकलेंगे। अगर उसमें कीटोन्स वाले अकेले हैं तो कीटोन्स के निकलेंगे। अगर दोनों मौजूद हैं तो दोनों प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जब जो कि हाइड्रोलिसिस पे प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन सब यूनिट्स। दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से निकला है। किससे निकला है? एक ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? सैकरॉन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं आपको कि कार्बोहाइड्रेट कौन से ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है और उस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है। तो याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट एक ग्रीक वर्ड जो कि सैकरॉन है उससे ड्राइव हुआ है। उस सैकरॉन का मतलब होता है शुगर यूनिट। उसका मतलब क्या है? शुगर। ठीक है, अब देन हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। पहले भी हमने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। तो 3 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बेसिकली इन तीनों के अलावा और कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर हमने कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव बनाने हैं, कार्बोहाइड्रेट से ही और कोई मॉलिक्यूल बनाना है, उसमें हम नाइट्रोजन ऐड कर देंगे तो कोई और चीज़ बन जाएगी। होगा वो कार्बोहाइड्रेट भी, लेकिन एडिशनली तौर पर उसमें क्या होगा? नाइट्रोजन मौजूद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से मैंने लिखा है इसमें बेसिकली नो नाइट्रोजन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के इटसेल्फ स्ट्रक्चर में कोई नाइट्रोजन मौजूद नहीं होता। एडिशनली तौर पर हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेटरली मीनिंग देखा जाए, लेटरल मीनिंग देखा जाए कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बो का मतलब क्या है? कार्बन। कार्बो का मतलब क्या है? कार्बन। और हाइड्रेट का मतलब है हाइड्रेटेड। तो हम इसको हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। हम इसको हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमने अभी कहा कि इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो सेम होती है जितनी के वाटर मॉलिक्यूल में होती है। अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल की कंपोजिशन ये है H2O, उसका फार्मूला ये है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो भी इतनी होती है, अगर 2 हाइड्रोजन होंगे तो 1 ऑक्सीजन होता है। इस वजह से हम इसको हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जनरल फार्मूला की तरफ कि इसका जनरल फार्मूला क्या है। जनरल फार्मूला हमारे पास है CxH2y, CxH2y। x यहाँ पे 3, मिनिमम 3, यानी कि कार्बन जो है उसका नंबर मिनिमम कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। और 3 से थाउजेंड्स तक जो है ये वेरी करता है, ठीक है, 3 से लेकर थाउजेंड्स तक हो सकता है। इसी तरह y जो है, y x की तरह सेम भी हो सकता है, x से डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी आपने याद रखना है जो y है वो भी मिनिमम 3 होगा और 3 से ज़्यादा थाउजेंड्स तक हो सकता है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये सेम होते हैं, कुछ में ये सेम नहीं होते, वो आगे जाके देख लेंगे कि किन में सेम होते हैं और किन में सेम नहीं होते। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है अगर इसको देखा जाए तो ये अबंडेंटली प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हम इसको मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड तो नहीं कहते, लेकिन ये ज़्यादातर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं पाया जाता, मोस्ट अबंडेंट नहीं है। अब ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और तमाम सेल्स के, यानी कि तमाम सेल्स के तमाम पार्ट्स में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म। इसकी 2 टाइप्स बनती हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स बनती हैं? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हम इसकी 2 टाइप्स बनाते हैं। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जिनका स्ट्रक्चर छोटा होगा, सिंपल होगा, हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, उसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें पता है, C6H12O6, छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस वजह से हम इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है या कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ग्लूकोज की एग्जाम्पल लेते हैं तो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तमाम सेल जो हैं वो एनर्जी क्विकली, अगर उसको एनर्जी चाहिए तो वो कहाँ से हासिल करेंगे, वो ग्लूकोज को लेंगे और उसको तोड़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से, तो एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को यूज़ कर लेंगे अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर सेल। इसी तरह अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से हम इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये छोटे ग्लूकोज काफ़ी सारे मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है इनका कार्बोहाइड्रेट्स का। जैसे पहले भी हमने पढ़ा कि सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, इसी तरह ग्लाइकोजन हो गया, डेक्स्ट्रिन हो गया, ये सारे क्या हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होते, दे आर द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स। जो मेम्ब्रेन्स हैं, सेल की मेम्ब्रेन्स हैं, उसके स्ट्रक्चर्स का पार्ट हो सकते हैं। या यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, सेलुलोज जो है इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल में पाया जाता है। जो प्लांट्स के सेल्स हैं उसकी सेल वॉल होती है वो बेसिकली किससे मिलकर बनती है, सेलुलोज से ही मिलकर बनती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि What is the source of, मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आते कहाँ से हैं, बेसिकली बनते कहाँ पे हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस हमें पता है कि ये कहाँ पे होती है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है। इसके अलावा एल्गी के अंदर होती है, कुछ बैक्टीरिया करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रीन प्लांट्स को हम कह सकते हैं कि दे आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल अगर कार्बोहाइड्रेट्स की देखी जाए तो सेलुलोज एग्जाम्पल है सबसे बड़ी, स्टार्च आ जाती है, उसके अलावा ग्लाइकोजन आ जाता है।
केन शुगर आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सेलुलोज कहाँ पे पाई जाती है? वुड के अंदर पाई जाती है, कॉटन के अंदर पाई जाती है। स्टार्च कहाँ पे पाई जाती है? सीरियल्स के अंदर पाई जाती है, रूट्स के अंदर पाई जाती है। इसी तरह ग्लाइकोजन हमारे मसल्स के सेल्स में पाई जाती है, हमारे लिवर के सेल्स में पाई जाती है। केन शुगर कहाँ पे पाई जाती है? जो सुक्रोज है, बेसिकली केन शुगर हम कहते हैं कि जो गन्ना होता है उसके अंदर जो शुगर पाई जाती है उसको केन शुगर कहते हैं। जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, चीनी जिसको हम कहते हैं, वो सुक्रोज है बेसिकली। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि क्या होते हैं, जब ये दो डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं वो कौन से हैं वो हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जब प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं, किसके साथ? प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जब प्रोटीन्स के साथ मिलेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगी। कार्बोहाइड्रेट्स जब लिपिड्स के साथ मिलेंगे तो ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे। अब ये दोनों कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं ये प्रेजेंट होते हैं बेसिकली जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की केमिकल कंपोजिशन में ये चीज़ें भी आती हैं। तो ये स्ट्रक्चरली रोल जो हैं वो प्ले कर रही हैं किसके अंदर? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अंदर। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के कार्बोहाइड्रेट्स को हम किन क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं? 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मोनोसेक्राइड, फिर आ जाते हैं ओलिगोसेक्राइड, फिर आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये 3 क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। मोनोसेक्राइड को सबसे पहले देखते हैं मोनोसेक्राइड्स है क्या। मोनो, लफ्ज़ मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। लफ्ज़ मोनो का मतलब क्या है? सिंगल, या इसको हम वन भी कहते हैं। ठीक है, सेक्राइड लफ्ज़ निकला है सेक्रॉन से। सेक्राइड लफ्ज़ निकला है सेक्रॉन से। बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स को सेक्राइड्स भी कहते हैं। सेक्राइड्स का मतलब है सेक्रॉन। सेक्राइड लफ्ज़ ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है जिसको हम सेक्रॉन कहते हैं। सेक्रॉन का मतलब होता है शुगर यूनिट। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर सिंगल या वन शुगर यूनिट मौजूद होता है उन मोनोसेक्राइड को हम क्या कहते हैं? उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। अब मोनोसेक्राइड बेसिकली सिंपल, इनको हम सिंपल शुगर कहते हैं। तो ये 3 से 7 कार्बन एटम से मिलकर बनते हैं। कितने? 3 से 7 कार्बन एटम, 3 to 7 कार्बन एटम से मिलकर बनते हैं। इसी तरह ओलिगोसेक्राइड को देखा जाए, ओलिगो का मतलब होता है अ फ्यू। ओलिगो का मतलब क्या होता है? अ फ्यू। सेक्राइड्स का मतलब क्या है? वही के शुगर यूनिट। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर कुछ शुगर यूनिट होंगे, कुछ कितने होंगे? 2 से 10 तक, 2 to 10 शुगर यूनिट जो हैं इसमें मौजूद होते हैं। 2 to 10 शुगर यूनिट जो हैं इसमें मौजूद होते हैं। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर अ फ्यू या 2 to 10 शुगर यूनिट्स मौजूद होंगे उस कार्बोहाइड्रेट को हम ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। इसी तरह पॉलीसेक्राइड, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज़्यादा। सेक्राइड का मतलब है शुगर यूनिट। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर यूनिट मौजूद होंगे, बहुत ज़्यादा कितने? मोर देन 10, 10 से ज़्यादा, और इवन के 1000 या 1000 से भी ज़्यादा मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हैं इन तीनों के, मैंने वो डिस्कस करते हैं। कॉमन नेम देखते हैं। मोनोसेक्राइड के लिए कॉमन नेम यूज़ किया जाता है सिंपल शुगर का। सिंपल शुगर क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 शुगर यूनिट, सिर्फ एक सिंगल शुगर यूनिट से मिलकर बनते हैं। ओलिगोसेक्राइड को हम कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा, यानी कि एक से ज़्यादा शुगर यूनिट से मिलकर बनते हैं, इस वजह से हम इसको कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। पॉलीसेक्राइड जो कि थाउजेंड्स
ऑफ शुगर यूनिट से मिलकर बनते हैं, इस वजह से हम उसको कहते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर। आपको क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर, पॉलीसेकेराइड, किसी पॉलीसेकेराइड का नाम दिया जा सकता है, तो आपने याद रखना है मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर कौन सी है, पॉलीसेकेराइड है। अब इसका अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पॉलीसेकेराइड जो है ब्रांच शेप में भी हो सकते हैं, अनब्रांच में भी हो सकते हैं। ब्रांच क्या होती है, अनब्रांच क्या होती है, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर टेस्ट की बात की जाए तो मोनोसेक्राइड जो हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में स्वीट होते हैं। ओलिगोसेक्राइड लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं एज कंपेयर टू द मोनोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड दे आर टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। इसी तरह सॉलिबिलिटी इन वाटर देखी जाए कि वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं या नहीं है, कौन से सॉल्युबल हैं कौन से सॉल्युबल नहीं है। तो मोनोसेक्राइड दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। ओलिगोसेक्राइड दे आर लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू द मोनोसेक्राइड, दे आर लेस सॉल्युबल। एंड पॉलीसेक्राइड दे आर स्प्रिंगली सॉल्युबल। स्प्रिंगली सॉल्युबल का मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल से, यानी कि ठंडे पानी में ये हल नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते। अगर गर्म पानी इस्तेमाल करें, हीट दें हम, तो ये हल हो जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस की बात की जाए, हाइड्रोलिसिस पहले भी डिस्कस किया है कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वाटर बाय यूजिंग वाटर। तो जब हम मोनोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या ये हाइड्रोलाइज होते हैं या नहीं होते, तो याद रखना है मोनोसेक्राइड दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल शुगर। क्यों? क्योंकि ये खुद सिंपल शुगर है, अगर हम इसको ही हाइड्रोलाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये डीनेचर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर बना देंगे। इसी तरह ओलिगोसेक्राइड की बात की जाए कि सॉल्युबिलिटी, अगर हाइड्रोलिसिस देखी जाए इनकी ओलिगोसेक्राइड की, तो इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है। हमने शुरू में कहा है कि 2 से 10 शुगर यूनिट ओलिगोसेक्राइड में मौजूद हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 10 तक हो सकते हैं। तो जितने शुगर यूनिट उसमें मौजूद हैं उतने ही हाइड्रोलिसिस पे वो यील्ड करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। तो इट कैन बी यील्ड 2 to 10 मोनोसेक्राइड, 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह पॉलीसेक्राइड की बात की जाए तो पॉलीसेक्राइड जो हैं इनको भी हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है पॉलीसेक्राइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो इससे मोनोसेक्राइड भी बनते हैं, ओलिगोसेक्राइड भी बनते हैं, डाइसेक्राइड भी बनते हैं और ट्राइसेक्राइड के बहुत ज़्यादा, इन सब के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल जो हैं वो यील्ड होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। जनरल फार्मूला डिस्कस किया जाए तो मोनोसेक्राइड के लिए जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद होंगे या वाटर की रेशो भी उतनी ही होगी, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि CH2O/N लिख सकते हैं या CnH2nOn लिख सकते हैं। तो आपको एंट्री टेस्ट के पेपर में किसी भी तरह पूछा जा सकता है कि इनका जो जनरल फार्मूला है वो किस तरह का, तो इसको याद रखिएगा। ओलिगोसेक्राइड का जनरल फार्मूला देखा जाए तो ओलिगोसेक्राइड का डाइसेक्राइड के लिए और है, डाइसेक्राइड के लिए और है, ट्राइसेक्राइड के लिए और है। इसी तरह आगे फर्दर, वैसे 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 2 ही ओलिगोसेक्राइड इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन से हैं, डाइसेक्राइड है और ट्राइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड के लिए CnH2O(n-1). -1 का क्या मतलब है, क्योंकि जब 2 मोनोसेक्राइड को हम जोड़ते हैं तो डाइसेक्राइड बनता है, जब हम एक डाइसेक्राइड को तोड़ेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लगाना पड़ेगा। इसी तरह जब हम 2 मोनोसेक्राइड को जोड़ेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो -1 शो कर रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल कम है। इसी तरह 3 मोनोसेक्राइड को जब हम जोड़ेंगे तो 2 मॉलिक्यूल जो हैं वाटर के वो रिलीज होंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पे -2 लिखा है n के साथ कि 2 वाटर मॉलिक्यूल कम होते हैं। इसी तरह पॉलीसेक्राइड की बात की जाए तो पॉलीसेक्राइड का फार्मूला है CxH2O(y), ठीक है। यहाँ पे मैंने शुरू में भी लिखा हुआ है जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ज़्यादातर जो अबंडेंटली नेचर में पाए जाते हैं वो पॉलीसेक्राइड है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि पॉलीसेक्राइड दे आर द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट।
कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं, दे आर द पॉलीसेक्राइड। तो इनका जनरल फार्मूला ये CxH2O, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, कि हम मोनोसेक्राइड को फर्दर किन क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, ओलिगोसेक्राइड को किन में करते हैं और पॉलीसेक्राइड को हम किन में करते हैं। तो क्लासिफिकेशन इनकी कुछ बेसिस पे होती है। अगर हम देखें मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन, तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पे है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, शुरू में मैंने बताया कि 3 से 7 कार्बन एटम मौजूद हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी और 7 भी। तो अगर 3 कार्बन होंगे तो क्या होगा, ट्राइओजीज होंगे, अगर 3 कार्बन है। अगर 4 कार्बन है तो टेट्रोजीज होंगे, अगर 5 कार्बन है तो पेंटोजीज होंगे, अगर 6 कार्बन है तो हेक्सोजीज होंगे, अगर 7 कार्बन है तो हेप्टोजीज होंगे। इसी तरह एक और भी क्लासिफिकेशन है इनकी, वो किस बेस पे है, फंक्शनल ग्रुप की बेस पे है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, मैंने शुरू में बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं ये इनके फंक्शनल ग्रुप हैं पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब था कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप, OH ग्रुप जो है वो मौजूद होते हैं। तो इसके फंक्शनल ग्रुप 2 हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर एक मोनोसेक्राइड के अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है तो उसको हम कीटो शुगर कहेंगे, जिसमें कीटोन पाया जाएगा फंक्शनल ग्रुप के तौर पर। अगर एक शुगर के अंदर, एक मोनोसेक्राइड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो उसको हम एल्डो शुगर कहेंगे, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, किसकी, मोनोसेक्राइड की। ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड की नहीं है, मोनोसेक्राइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ओलिगोसेक्राइड की बात की जाए तो ओलिगोसेक्राइड को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड, कि नंबर ऑफ how many numbers of monosaccharide they are produced during or by hydrolysis। हाइड्रोलिसिस के नतीजे में जितने नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड बनेंगे उस नंबर की बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। अगर कोई भी ओलिगोसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस कर रहा है तो उस ओलिगोसेक्राइड को हम डाइसेक्राइड कहते हैं। अगर कोई ओलिगोसेक्राइड जो है वो हाइड्रोलिसिस पे 3 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम ट्राइसेक्राइड कहेंगे। इसके अलावा टेट्रासेक्राइड होता है वगैरह, ये आपने याद रखना है, 2 ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा अगर पॉलीसेक्राइड की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो पॉलीसेक्राइड की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, के स्ट्रक्चरल, किसका स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उस बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें क्लासेस आ जाती हैं, स्टार्च आ जाती है, ग्लाइकोजन आ जाती है, सेलुलोज आ जाती है, डेक्स्ट्रन आ जाता है, काइटिन आ जाता है और पेक्टिन आ जाती है। ये क्लासेस हैं पॉलीसेक्राइड की। इन सब क्लासेस को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स की बात की जाए तो मोनोसेक्राइड हमने पहले देखा है कि सिंगल या 1 यूनिट शुगर यूनिट है, तो यहाँ पे लिखा है 1 शुगर यूनिट मौजूद होता है। ओलिगोसेक्राइड की बात की जाए तो 2 से 10 तक शुगर यूनिट मौजूद हो सकते हैं। पॉलीसेक्राइड की बात की जाए तो मोर देन 10 से 10 से ज़्यादा होंगे और 1000 या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। फंक्शंस की बात की जाए, फंक्शंस नहीं लिखे हुए बुक में तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि मोनोसेक्राइड के फंक्शंस क्या है। मोनोसेक्राइड को हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। इसी तरह इसके अलावा एनर्जी का सोर्स कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत है तो सेल ने क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए क्या करना है, उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करनी है ताकि उसमें से जो एनर्जी है वो हासिल हो सके और वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सके। इसी तरह इसके अलावा जो है ये मोनोसेक्राइड जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर भी यूज़ होते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। जैसे कि ग्लूकोज जो है उसके काफ़ी सारे यूनिट जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो उससे स्टार्च बनती है, ग्लाइकोजन बनती है, सेलुलोज बनता है, काफ़ी सारे पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर ओलिगोसेक्राइड की बात की जाए तो ओलिगोसेक्राइड अगर हमारे पास देखा जाए तो फ्रूट्स के अंदर, किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि माल्टोज एक डाइसेक्राइड है जो फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा सुक्रोज जो है ये ट्रांसपोर्ट शुगर है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो शुगर है वो ट्रांसपोर्ट होती है किस शक्ल में, सुक्रोज की शक्ल में। ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। पॉलीसेक्राइड की बात की जाए तो पॉलीसेक्राइड से आप वाकिफ़ हैं कि इसका क्या रोल होता है, स्ट्रक्चरली कंपोनेंट होता है कि बहुत सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अंदर पाया जाता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद होता है, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर काम करता है। फूड जो हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो बेसिकली रोटी जो है वो
किसकी शक्ल है, स्टार्च उसमें मौजूद होता है, तो स्टार्च को हम फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एनर्जी स्टोर्स का भी काम करते हैं। कैसे, जैसे हम खुराक खाते हैं, स्टार्च खा लिया, हमारे स्टमक में जाके वो क्या करेगी, डाइजेस्ट होगी ग्लूकोज मालिक्यूल में। वो ग्लूकोज मालिक्यूल देन हमारे ब्लड में चले जाएंगे। ब्लड से सारी बॉडी में वो सर्कुलेट होंगे। यूज़ होने के बाद बॉडी उसको यूज़ कर लेगी। उसके बाद भी अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज बच जाती है नॉर्मल से ज़्यादा, तो इंसुलिन की मदद से उस नॉर्मल से ज़्यादा जितनी भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ी है उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में, और वो स्टोर कर दी जाती है लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर। तो इस तरह ये एनर्जी स्टोर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बाद में फिर उसको निकाल लिया जाता है, जब एनर्जी इस्तेमाल करनी है तो उसको निकाल लिया जाएगा।